हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्किटेक्ट हरीश निखाड़े नागपुर से। जैसे कि मुझे बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है और नॉन एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है। तो आज जानेंगे अपन पहले एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। एग्रीकल्चर लैंड ये एक ऐसी लैंड होती है जहाँ की कोई भी किसी भी तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकता है, फैक्ट्री कोई बना नहीं सकता है, इंडस्ट्रियल पर्पस से कोई यूज़ नहीं कर सकता है। एग्रीकल्चर लैंड ये बेसिकली एक खेती करने के लिए ही यूज़ की जा सकती है। अभी एग्रीकल्चर लैंड अगर अपन परचेस करते हैं तो वो प्रोसेस के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर लैंड आप जब परचेस करते हो तो आपको 2-3 चीज़ों के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। जैसे कि आप जो भी लैंड परचेस करते हो तो वहाँ पे आपने एक फिज़िकल आपकी एक विज़िट होना चाहिए। विज़िट की ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ पर कोई भी तरीके का कोई एनक्रोचमेंट तो नहीं है, या वहाँ पे कोई नाला या कैनल्स जो होता है वो तो वो लैंड के ऊपर से नहीं गया है, या फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कहीं वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स तो नहीं आए हुए हैं। तो इससे होता है ऐसा है कि अगर वो चीज़ें आती है तो आपको वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस थोड़ी कम आपने लगानी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेंगी, जिसके ऊपर लैंड के पूरा बायोग्राफी लिखी रहती है कि कितने स्क्वायर फीट की लैंड है, कितने एकर्स की लैंड है। और उसके बाद टाइटल डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर वो ओनर के नाम पे है या नहीं है। वो ओनर के नाम पे है तो आप उसके बारे में एक सारी इन्फॉर्मेशंस ऑनलाइन तरीके से भी निकाल सकते हैं और कहीं ब्रोकर के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आप वो प्रॉपर्टी को परचेस करने का सोचते हैं तो आपको उसके लिए ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट पहले निकालना ज़रूरी है। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट का ही मीनिंग होता है प्रॉपर्टी सर्च। जो प्रॉपर्टी अपन पूरे सर्च करते हैं उसका ही मीनिंग ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होता है। उसके बाद आपको सबसे पहले एग्रीमेंट टू सेल की प्रोसेस करना पड़ेगा। वो प्रोसेस में आपको एक 10% अमाउंट जो होती है वो बायर सेलर को प्रोवाइड करता है, और उसके बाद एक एग्रीमेंट तैयार होता है। जो एग्रीमेंट में उसके सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, डिटेल्स डॉक्यूमेंट रहते हैं, ओनर का नाम रहता है, सेलर का नाम रहता है, बायर का नाम रहता है। अगर इस बीच में किसी ने भी वो एग्रीमेंट को तोड़ते हैं, बायर अगर एग्रीमेंट को तोड़ता है तो बायर से जो 10% अमाउंट है वो फोरफिटेड हो जाती है। और अगर सेलर अगर एग्रीमेंट को तोड़ता है तो उसको एक 20% का बायर को रिफंड करना पड़ता है। जो 10% उन्होंने इनिशियल एडवांस में अमाउंट लिया था वो, और 10% और ऊपर से सेलर जो है वो बायर को देता है। फीमेल अगर एग्रीकल्चर लैंड परचेस करती है तो उसे नियर अबाउट 2% का रिबेट मिलता है स्टैम्प ड्यूटी में। जब अपन रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो अपने को एक स्टैम्प ड्यूटी पे आउट करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस में। और उसके बाद वो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्टैम्प ड्यूटी होती है। जैसे कि एक नियर अबाउट अगर महाराष्ट्र में देखते हैं तो एक 4 to 10% के आसपास जाती है, और अलग अलग स्टेट में 8-9% ऐसी स्टैम्प ड्यूटी रहती है। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्रार को पे आउट करना पड़ता है। जब बायर जब वो प्रॉपर्टी बाय कर लेता है, उसके नाम पर जब रजिस्ट्री हो जाती है तो उसे एक म्यूटेशन की प्रोसेस से जाना पड़ता है। म्यूटेशन की प्रोसेस हो जाती है तो उसका एक प्रॉपर्टी कार्ड पर नाम उसका आ जाता है। उससे एक एडवांटेज होता है कि वो जब भी कोई इंसान वो प्रॉपर्टी को जब सर्च करता है तो उसे वो पर्टिकुलर वो जिसे आक्यूपत्री बोलते हैं और 7/12 जिसे बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट पे वो नाम उनका आ जाता है। सो बेसिकली जब कोई भी अदर वन जब वो प्रॉपर्टी को परचेस करता है और सर्च करता है तो बेसिकली जो बायर होता है उसके नाम पे वो उसको प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड दिखती है।